नमस्कार, मुंबई के हॉर्निमन सर्कल से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत दिल्ली की खबर से करेंगे क्योंकि शनिवार के दिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। रविवार के दिन उन्हें तिहाड़ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जज के सामने पेश किया गया, जहां पर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वही मनदीप की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है। फ्री प्रेस। गिरफ्तार पत्रकार मनदीप पुनिया फ्री प्रेस के नारे लगाते हुए। ये नारे उन्होंने तब लगाए जब पुलिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद तिहाड़ जेल लेकर जा रही थी। मनदीप स्वतंत्र पत्रकार हैं। उन्हें एक और पत्रकार धर्मेंद्र सिंह के साथ शनिवार शाम को पुलिस ने सिंधु बॉर्डर से हिरासत में ले लिया। धर्मेंद्र सिंह को अंडरटेकिंग देने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मनदीप पुनिया को गिरफ्तार कर समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में रखा गया। ये दोनों पत्रकार पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। पुलिस ने मनदीप पुनिया के खिलाफ आईपीसी की 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर पुलिस वालों के साथ सिंधु बॉर्डर पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया गया है। मनदीप पुनिया की पत्नी का कहना है कि यह सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है। आंदोलन को कवर कर रहे थे, कुछ एक्सपोज करना चाहते थे, फेसबुक लाइव के जरिए कुछ अपनी बात रखना चाहते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसी ही कोई वजह रही होगी या ऐसी ही कोई वजह है। प्रशासन में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी जो बनती है, उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की किसी ने कोशिश की है। कुछ लोग बात करते हैं तो उनको इस तरह से उंगली टेढ़ी करके और उनको डराने या धमकाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जो सच से डरते हैं वो सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मनदीप की गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। यह पत्रकारिता की चुनौती भी है और भारतीय लोकतंत्र की भी। अगर पत्रकारों की यह जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सही खबर दे, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करे। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौद तहसील में रविवार के दिन अलग अलग खापों ने महापंचायत बुलाई। दरअसल दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन का ये समर्थन कर रहे हैं और करीब 1 महीने से यहाँ पर ये धरना पर बैठे थे। लेकिन आरोप है कि गुरुवार रात को पुलिस ने जबरन लाठी डंडों के जरिए इनका धरना खत्म करवा दिया। अब रविवार को महापंचायत के जरिए इन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। ये खापों की महापंचायत है। हजारों की तादाद में जुटे ये किसान अपने जारी धरने के जबरन खत्म करवाए जाने से नाराज हैं। महापंचायत में कोई बड़ा नेता नहीं बल्कि नेतृत्व अलग अलग खापों की मुखिया ने थामी। गाजीपुर बॉर्डर पर खाद्यों की बहुत जरूरत है, भीड़ की जरूरत है, खाने पीने के सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि गाजीपुर बॉर्डर की तन मन धन से योगदान किया जाए और वहाँ पर गाजीपुर के लिए कूच किया जाए। रात में आके अचानक में बुजुर्ग लोग सोए हुए थे, लाठी डंडा एकदम अचानक ही बरसा दिया। बहुत काफी किसानों के चोट है, 15-20 किसानों के, और अपनी मनमानी ये कर रही है सरकार भी और पुलिस प्रशासन। हम जो है यहाँ से बैठे किसानों के हित में और किसानों के जो है अहित नहीं होने दें। कृषि कानून के विरोध में बड़ौद के दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर करीब 40 दिनों से जारी धरना गुरुवार देर रात पुलिस प्रशासन ने जबरन खत्म करवा दिया। फिर अलग अलग खाप विरोध में जुट खड़े हुए। इसमें राठी खाप, धनकर खाप, धामा खाप, तोमर खाप आदि शामिल हैं। आज जो यहाँ पर पंचायत हुई है उसका मेन मकसद यही है कि किसान कभी भी पीछे नहीं हटेगा और जो किसान की मांग है वो जायज मांग है और जो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे ये काले कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं वो वापस हों।
मतलब दिल्ली के धरने को मजबूती देंगे? दिल्ली के धरने को मजबूती दीजिए, और वहाँ पर हमारी टीम भी है, और वहाँ पर रोज टुकड़ियों में किसान भी वहाँ पर जा रहे हैं। बड़ौत तहसील में है जहाँ पे महापंचायत चल रही है, और आप देखिए कि यहाँ पे मंच पे जो अलग अलग खाप के चौधरी है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं उनके हुजूम को समझा जा सकता है कि किस तरीके से आसपास के गांव के जो लोग हैं जो खाप से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद आपको नजर आएगी। और दरअसल ये खाप जो बुलाई गई है वो यहीं पर बड़ौत में एक धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था लंबे समय से, करीब 40 दिनों से, और उसको आरोप है कि पुलिस ने जबरन जो है गुरुवार रात में उसको खत्म करवाया, और उसके बाद इन लोगों की कॉल हुई, और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है लोग यहाँ पे एक बुलावे पे पहुंचे हैं। इस महापंचायत के जरिए दिल्ली में जारी धरने को मजबूती देने को लेकर भी बात हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले किसानों का तांता लगा है। लोग ट्रैक्टर में सब्जी और दूध जैसे जरूरी सामान लेकर आंदोलन को मजबूती देने को लेकर लगातार गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। ग्रामीण भारत का एक बड़ा तबका इन दिनों दिल्ली बॉर्डर पर है। आंदोलन की दशा और दिशा उसके साथ जुड़े लोग और उनकी एकजुटता के दम पर तय होता है, और जब उसी एकजुटता पर लाठी डंडों से प्रहार हुआ तो ये फिर उठ खड़े हुए। इस महापंचायत के जरिए कोशिश है कि आंदोलन के अलग को जगाए रखा जाए। उत्तर प्रदेश के बड़ौत से अपने सहयोगी सनुज शर्मा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बैनर्जी, जिन्होंने तृणमूल छोड़ दिया था, वो शनिवार के दिन 4 और नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने के बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। तो वहीं रविवार के दिन हावड़ा में रैली को संबोधित करते हुए वो जमकर तृणमूल पर बरसे। अपना बंगाल दौरा रद्द होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने को बीजेपी की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में कहा कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं बचेगा। अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली में शामिल हुए। चुनाव आते आते ममता जी अब पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। अमित शाह के साथ ही राजीव बनर्जी ने टीएमसी की सबसे लोकप्रिय स्कीम दुआरे सरकार और स्वास्थ्य साथी पर निशाना साधा। बीजेपी में शामिल होते ही राजीव बनर्जी ने टीएमसी पर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। चुनाव से पहले वो दुआरे सरकार की बात कर रहे हैं। ये बताता है कि इतने समय से सरकार लोगों के दरवाजे तक नहीं गई है। ये वो चुनाव से पहले कर रहे हैं क्योंकि हर जगह समस्या है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी जो लोगों के दरवाजे तक पहले दिन से जाएगी, समस्या का समाधान करेगी, ना कि सिर्फ चुनावों में। तृणमूल कांग्रेस राजीव बनर्जी के पार्टी से जाने को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। उनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानुषेर दुआरे जाच्छे सरकार। दरअसल इन स्कीम और पॉलिसी की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। दुआरे सरकार में लोगों के दरवाजे तक हम जा रहे हैं। किसी ने भी स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में सोचा नहीं था। उनकी नींद उड़ गई है। हावड़ा जिले की काफी अहमियत है क्योंकि यहाँ विधानसभा की 16 सीटें हैं। तृणमूल को यहाँ काफी नुकसान पहुँचा है। वैशाली डालमिया जिन्हें तृणमूल से निकाल दिया गया और साथ में हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक और तृणमूल विधायक प्रबीर घोषाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता स्टेज पर राष्ट्रगान सही से नहीं गा पाए। तृणमूल सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि जो देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति पर उपदेश देते हैं वो राष्ट्रगान को भी सही से नहीं गाते हैं। ये वो पार्टी है जो भारत के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का दावा करती है। शर्मनाक। तृणमूल का मानना है कि ये रैली के बावजूद भी बीजेपी कुछ ज्यादा उनको डैमेज नहीं कर पाएगा और तृणमूल ही यहाँ से ज्यादातर सीट जीतेंगे। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये जो लोग हैं जो तृणमूल से बीजेपी में आए हैं वो बीजेपी के लिए पार्टी का सीट बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ हावड़ा से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। सोमवार यानी 1 फरवरी के दिन देश का बजट पेश किया जाएगा। कोरोना के वजह से जिस तरह से अर्थव्यवस्था की गति पर ब्रेक लगी और लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, उसे देखते हुए ये बजट सरकार के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में
लोग इस बजट से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, ये जानने के लिए मैंने मुंबई में अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आज बातचीत की। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 3rd ईयर में हैं, इसके बाद यानी लगभग मार्च अप्रैल में जब खत्म हो जाएगा या जॉब या आगे की पढ़ाई के लिए जब सोचेंगे, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको लग रहा है कि अभी है, और क्या कुछ होना चाहिए यूथ के लिए? अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो लग रहा है हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाए, हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करें तो हम लोग को जॉब मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि जॉब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो हम लोग को आगे जाके तो प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। तो जब तक ये सिचुएशन पे कुछ होएगा नहीं तो हम कुछ। तो आप चाहते हैं कि जॉब्स को लेकर कुछ चीज़ें या कुछ कदम उठाए जाएं इस बजट में? हाँ, होना चाहिए इसमें चेंजेस। एज अ सीनियर सिटीजन एंड एज अ सिटीजन आप क्या उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं इस बजट से? उम्मीद हमेशा रहता था कि यार मैं रिटायर होने के बाद में भी मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे मिलेगा, जिससे मुझे इंटरेस्ट से मैं थोड़ा आराम करूँ ये वगैरह। मगर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट हर जगह पे इंटरेस्ट कम किया जा रहा है, SCSS हो, MIS हो, जो भी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने जहाँ पे 8.5-9% था वहाँ से 6 पे आ गया है। तो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सीनियर सिटीजन टू सर्वाइव इन दैट अमाउंट। अब पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी आपने इन्हें हमारे चैनल पर भी देखा होगा कई बार। सर, लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। अगर लोगों को पैसा देना होगा तो सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है। किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे? हमने युवाओं को सुना, बिजनेसमैन को सुना, सीनियर सिटीज़न को सुना, हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं इस बजट से। आपको लगता है सरकार वो उस तरह के बजट दे पाएगी? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने पहले ही एक टैगलाइन दे दिया है, एक एक्सपेक्टेशन दे दिया है कि हम 100 सालों में ऐसा बजट नहीं बना है, हम ऐसा बजट बनाएंगे। तो उम्मीद तो काफ़ी सरकार ने जगा दी है। और अगर उसने 100 साल के टारगेट दिया कि 100 साल में पहला ऐसा बजट होगा, इसका मतलब कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट करेगा। और उनकी बात सही थी कि स्पेंडिंग पावर कम हो गई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जॉब लॉस हो गया है, पे कट्स हो गए हैं, और मार्केट में बिजनेस के भी टर्नओवर डाउन हो गए हैं, लोग अब खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इस ऐसी दशा में सरकार ये नहीं कह सकती है कि भाई तुम पेमेंट करो। और ये सदियों से एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल रहा है कि जब कभी भी इस तरह की आपदा आती है, जो शासक वर्ग रहता है वही एक्सपेंडिचर अपना करता है। पहले लोग महल बनवा देते थे, नहरें खुदवा देते थे। सरकार इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करेगी और हमको लगता है बिग बैंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट होने वाला है। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलने को लेकर क्यों हो रहा है दिल्ली में विवाद। कुछ दिन पहले दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। तो वहीं अब यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले और दिग्गज तीरंदाज लिम्बा राम के नाम पर रखे जाने के बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिख रहा है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के चयन के दौरान खिलाड़ी पूर्व ओलंपियन लिम्बा राम का जन्मदिन भी मना रहे हैं। लिम्बा जाहिर तौर पर इन सब के लिए बेहद बड़ा नाम है। इस बीच इनकी फिक्र ये हो गई है कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम से पहले इस स्टेडियम का नाम अनिल कुंबले के नाम पर रखे जाने की बात चल पड़ी है। प्राउड तो हमें भी है अनिल कुंबले जी के ऊपर, नो डाउट वो इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पे जो साथ वाला ग्राउंड है वो बेसिकली आर्चरी ही ग्राउंड है, क्रिकेट उसमें खेला जाता है। कभी भी ऐसा डिस्प्यूट अभी तक नहीं आया कि क्रिकेट को या आर्चरी को लेकर आपस में कोई समस्या हुई हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी को ये ग्राउंड डेडिकेट ही करना है तो क्यों ना उसी गेम के किसी प्लेयर के नाम पे रखा जाए, अनिल कुंबले जी के नाम पे, और बहुत बड़े स्टेडियमों का नाम किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो अपने आप में एक प्लेयर है और इंडिया के लिए प्राइड है। पर रिक्वेस्ट बस एक ये होती है कि गेम से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए एक आइडियल कोई और है। नो डाउट वो सबके आइडियल हैं, अनिल कुंबले सर को कौन नहीं जानता, पर हमारे लिए हमको मोटिवेशन देने के लिए अगर लिम्बा सर का नाम आजीवन यहाँ पे लिखा जाए, बोला जाए, एक नाम में ही उनमें दम है, हमारे लिए करंट सा वो आता है, मोटिवेट होते हैं हम। तो पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत लिखकर इसका नाम कुंबले के नाम पर रखने की गुजारिश की है। तो तीरंदाज कम्युनिटी ने भी
डीडीए और पीएमओ को खत लिखे हैं। सर आर्चरी में देखा जाए तो लिम्बा सर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि वो इतने अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, ओलंपिक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो सर हमारे गेम को अगर देखा जाए तो हमें फ़र्क पड़ता है। अच्छी बात यह है कि किसी भी तीरंदाज ने कुंबले के नाम को लेकर शिकायत नहीं की है, लेकिन वो अपनी ज़मीन और अपने हक की बात ज़रूर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो भी एक लेजेंड है, क्रिकेट के लेजेंड है, लेकिन अगर ये आर्चरी का ग्राउंड है तो हम ये चाहते हैं कि वो एक आर्चरी लेजेंड के ऊपर ही उनका नाम रखा जाए। हमारे तीरंदाजी का कोई भी मैदान पूरे इसमें नहीं है दिल्ली में देखा जाए तो। अगर हमें इसका लिम्बा राम के नाम से अगर नाम बनता है तो एक हमारी एक शख्सियत होगी कि चलो तीरंदाजी जो कि एक प्रायोरिटी डिसिप्लिन है वो आगे आने का चांस मिलेगा। करीब 400 साल पहले शेक्सपियर ने लिखा था व्हाट्स इन अ नेम, आखिर नाम में क्या रखा है। लेकिन शेक्सपियर आज होते तो यकीनन अपना सर पीट लेते। राजनीति के मैदान पर नामों को लेकर सियासत होती रही है, लेकिन अब खेलों के मैदान पर भी नामों को लेकर बड़े बवाल खड़े होने लगे हैं। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।